आज का हमारा लेक्चर है इंसेफ्लाइटिस। मीन्स इंसेफ्लाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। इंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है, इन्वॉल्विंग मेनिंजेस। मेनली जो इंसेफ्लॉन जो वर्ड होता है ना, ये इंसेफ्लॉन मतलब होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। इंसेफ्लॉन कहीं भी वर्ड सुनेंगे, इंसेफ्लॉन मतलब ब्रेन से रिलेटेड इट मीन्स। और ITS लगा हुआ है तो ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो रहा है। ITIS मतलब इन्फ्लामेशन, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ओके, मतलब और इंसेफ्लॉन की इन्फ्लामेशन हो रही है तो इसलिए हमने इंसेफ्लाइटिस लिखा है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड इन्वॉल्विंग मेनिंजेस। तो इंसेफ्लाइटिस है क्या? इंसेफ्लाइटिस सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत से सीरियस और खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि ब्रेन और मेनिंजेस को अफेक्ट करता है, उसमें इन्फ्लामेशन होते हैं। ओके, आई रिपीट इट अगेन। Encephalitis is a serious and life-threatening conditions, neurological conditions characterized by inflammation of a brain involving meninges। ठीक है ना। meninges हम किसको कहते हैं? meninges मतलब प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। एंड स्पाइनल कोड का भी प्रोटेक्टिव जो लेयर होता है वो, उसको हम कहते हैं meninges। इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? कॉजेज में मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है वो होता है वायरस। वायरस में भी होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन पाया जाता है। अगर इंसेफ्लाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है? वायरसेस है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया है, उसके बाद पोस्ट इन्फेक्टिव हो सकता है, इन्फेक्शन के बाद कोई इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, और किसी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के कारण, जैसे रिमेटिक हार्ट डिजीज, रिमेटाइड अर्थराइटिस के कारण इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या होगी कि कोई भी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर के कारण, जैसे कि वायरस के कारण, ठीक है ना, वायरस इन्फेक्शन हुआ, जिसे वायरस इंटर्स द CNS, ठीक है ना, बॉडी में, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट वो फिर गया, क्रॉस किया ब्लड ब्रेन बैरियर को। ब्लड ब्रेन बैरियर किसको कहते हैं? मतलब बैरियर बिटवीन ब्लड एंड द ब्रेन, उसी को हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये एक सेल करवाता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है ना। ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है। आपको वो एस्ट्रोसाइट याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि वायरस इंटर किया CNS में, CNS से क्रॉस किया ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसको क्रॉस करते हुए सीधा कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन में कोई वायरस जाएगा तो ब्रेन में क्या करवाएगा? इन्फ्लामेशन करवाएगा। क्या करेगा? इन्फ्लामेशन करवाएगा। ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा तो एडिमा भी होगी, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन होगा तो एडिमा, हम कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ते तो उसमें एक एडिमा भी आता है, वहां पे एडिमा होगा। एडिमा होने से क्या होगा कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स, जो इनसाइड द क्रेनियम का प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। जब प्रेशर क्रेनियम का बढ़ जाएगा तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा, जैसे कि सीवियर सीवियर हेडेक होगी, ठीक है ना। ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है। ये सारे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो गए। न्यूरोलॉजिकल हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमारा पैथोफिजियोलॉजी रहा। उसके बाद आते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे अगर किसी को इंसेफ्लाइटिस होता है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? तो पहले साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा हमें फीवर, ओके। फिर मिलेंगे सीवियर हेडेक, ठीक है ना। फीवर हो रहा है क्यों? इन्फेक्शन के कारण हो रही है। और सीवियर हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंक्रीज इंट्रा क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने के कारण हो रहा है। फिर नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, ठीक है ना। वैगस नर्व को इरिटेट करेगी तो उससे नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। फिर कंसियस लेवल अल्टर्ड हो सकता है, ठीक है ना। कंसियस लेवल क्या होगा? अल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा।
किसी को पहचानना बंद कर सकता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, सीजर्स भी आ सकता है। कुछ दो टिपिकल साइंस दिखते हैं जिसको हम कर्निंग्स साइंस कहते हैं और ब्रूडिंजिंसन साइंस कहते हैं। ये दो साइंस हमें मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है और इंसेफ्लाइटिस में भी देखने को मिलता है। कौन कौन सा साइन है? कर्निंग्स साइन और ब्रूडिंजिंसी साइंस। हम ये दोनों साइन के बारे में बात करें। जो कर्निंग्स साइंस होते हैं, ठीक है ना, इसमें हम करते क्या है एक्चुअली, और क्या देखते हैं कि पेशेंट को हम क्या करते हैं, लेटा देते हैं, पीठ के बल से लेटा देते हैं। फिर पेशेंट का एक पैर, जैसे ये हेल्थ पर्सोनल है, एक पैर यहाँ पे पकड़ा और इसको 90 डिग्री पर, कहाँ से, नी से बैंड किया। जब इसको 90 डिग्री पर बैंड करेंगे, ठीक है ना, ये जब 90 डिग्री पर बैंड होगा तो ये नेक जो होगा ना ऑटोमेटिक फ्लेक्स होगी, ठीक है ना, ऑटोमेटिक हेड टुवर्ड्स जाएगा, मतलब बैंड होगी। इसी को कहते हैं, अगर ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रेस पड़ने, ठीक है ना, तो पेन होगा यहाँ पे, तो हम पूछेंगे पेशेंट को कि आपके नेक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में पेन तो नहीं हो रहा है, स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा, तो वो बताएगा जी सर स्ट्रेन पड़ रहा, खिंचाव सा महसूस हो रहा। तो हम समझ जाएंगे इसको इंसेफ्लाइटिस है। दूसरा आता है ब्रूडिंगजन साइंस। ब्रूडिंगजन साइंस में क्या करता है, अब क्या करते हैं, पैर को हम छोड़ देते हैं, अब हम उसके गले को पकड़ते हैं और गले को ऊपर उठाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। जब गले को ऊपर उठाएंगे तो ये जो फ्लैट लेटा हुआ था पैर, ठीक है ना, ये जो फ्लैट है, तो इसमें ब्रूनिजिंसन साइन में क्या होगा, ये क्या करेगा, बैंड करेगा इसे। हम देखो, आस्क द पेशेंट टू ले ऑन देयर बैक विद देयर नेक सपोर्टेड एंड फ्लेक्स्ड, ठीक है। इफ दिस causes then follow if this causes then to flex their knee or hips automatically, then is called a positive Bridgington signs। ये ऑटोमेटिक होगा, जैसे ही हम उसके बॉडी को, नेक को क्या करेंगे, फ्लैक्स करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ऑटोमेटिक इसके नी को बैंड होगा। ओके, तो ये ब्रूडिंजिंसन साइन होते हैं। ये दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में क्या होगा, हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं पेशेंट में। हिस्ट्री टेकिंग में हम देखते हैं कि कोई इंसेक्ट बाइट तो नहीं है, ठीक है ना। स्विमिंग पूल में बात तो नहीं किया, क्योंकि स्विमिंग पूल में बात करने से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई इन्फेक्शस डिजीज से एक्सपोज तो नहीं हुआ है पिछले कुछ महीने, कुछ साल, ठीक है ना, ये सारे हिस्ट्री लेते हैं। हम उससे पूछते हैं कि कभी आप इस एरिया में ट्रेवल किए हैं जहाँ पे वायरल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, ये सब भी लेते हैं। तो ये हमारा हिस्ट्री टेकिंग में होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम आपको बताए थे दो साइन जो याद करनी है, ठीक है ना, वो ब्रूडिंजिंसन साइंस एंड कर्निग्स साइन, ये दो साइन पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर सीबीसी हम करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में ल्यूकोसाइट्स बहुत तेज बढ़ा हो, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। सीएसएफ को एनालिसिस करेंगे, सीएसएफ में लिम्फोसाइटिस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सीएसएफ पीसीआर करते, पीसीआर इसे डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल का ये डायग्नोसिस होता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल डीएनए आरएनए देखते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरिया या वायरस है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है, टेस्ट कहते हैं। CSF PCR is the gold standard diagnosis for the encephalitis। फिर एमआरआई करते हैं। एमआरआई हम इसलिए करते हैं कि ब्रेन में कितना इन्फ्लेमेशन है, एडिमा कितना है, ये सारी चीज को करने के लिए हमने एमआरआई कर लिया। फिर आता है ट्रीटमेंट। हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट में हमने कुछ ना, वायरल होते हैं, वायरल में एसाइक्लोविर डीओसी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर बैक्टीरियल हो तो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं।
मोस्ट कॉजेज क्या होता है इंसेफ्लाइटिस में, वायरल होता है, तो इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस एसाइक्लोविर, उसकी डोजेज है 10 mg पर केजी। आईवी देते हैं, क्या देते हैं, इंट्रावेनसली आईवी देते हैं, नसों में देते हैं, नसों मतलब वैन में देते हैं, ठीक है ना। एवरी 8 अर्ली 28 डेज तक देते हैं, प्रत्येक 8 घंटा, मतलब कि 24 घंटे में आपको 3 बार लगाना है, ठीक है ना। 21 दिन तक इसके कोर्सेज होते हैं, उसको देते हैं। उसके बाद हमने सपोर्टिव मैनेजमेंट करना है। सपोर्टिव मैनेजमेंट में हमने एबीसी का ध्यान रखना है। एबीसी में मतलब एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। हम पिछले भी क्लासेस में बात कर लिए। एयरवे में ऑक्सीजन देते हैं, ब्रीथिंग सीजीएस स्कोर चेक करते हैं, इंटुबेट करते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेशन करने के लिए, चेक करने के लिए हमने पल्स बीपी लिया, उसके बाद अगर कम बेगर आया तो आईवी फ्लूइड से देते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर पेशेंट को एडिमा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको हम मैनिटोल देते हैं। क्या करते हैं, मैनिटोल देते हैं। यहाँ पे मैनिटोल देते हैं, हमने मैनिटोल देना। मैनिटोल से क्या होगा, जो इंट्रा क्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, उससे हेडेक हो रहा था, उससे जो हेडेक हो रहा था वो कम हो जाएगा, हेडेक कम हो जाएगा। सीजर्स वाले पेशेंट में डायज़ापाम देते हैं, ठीक है ना। अगर सीजर किसी पेशेंट को है तो हम डायज़ापाम देंगे, लेकिन फीवर है या पेन है तो पैरासीटामोल हम देते हैं। क्या देते हैं, पैरासीटामोल। ओके, ये पैरासीटामोल हम मेडिसिन देते हैं, जो कि एंटीपायरेटिक्स प्लस एनाल्जेसिक दोनों का कंपोजिशन, एनाल्जेसिक दोनों का कंपोजिशन होता है। ओके, तो उसके बाद हम नर्सिंग इंटरवेंशन में देखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में मेनली हम क्या करते हैं, सीजीएस स्कोर चेक करते हैं, ठीक है ना। सीजीएस स्कोर चेक करेंगे, उसके बाद एयरवे को मेंटेन रखना है, फिर पोजीशन देंगे पेशेंट को, ठीक है ना। अगर अनकॉन्शियस है पेशेंट तो साइड लाइन पोजीशन देंगे, जिससे कि एस्पिरेट एस्पिरेट ना हो पेशेंट, ठीक है ना। एस्पिरेट को प्रिवेंट करने के लिए हम अनकॉन्शियस वाले पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देते हैं। बहुत जरूरी है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इंसेफ्लाइटिस पेशेंट के लिए। फिर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन थेरेपी, अगर ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, या ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम है, पल्स ऑक्सीमीटर चेक करने के बाद हमें पता चला कि 80-90 से कम जा रहा है, तो हम जो डॉक्टर बताए हैं उस रेट से हमें ऑक्सीजन देना है पेशेंट को। फिर सक्शन करना है, ठीक है ना। सिक्रेशंस ज़्यादा हो रहे हैं माउथ में, तो हमें केयरफुली सक्शन भी करना है। हमने सक्शन की बात पहले किया है कि पहले माउथ देंगे, फिर क्या करेंगे, नोज करेंगे सक्शन, फिर एलिवेट करेंगे 30 डिग्री बेड, ठीक है ना। बेड, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, बेड जहाँ पे हेड हेड साइड बेड है उसको 30 डिग्री हमने, अगर ये पेशेंट लेटा है, ठीक है ना, ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी है और ये पैर है, तो ये वाला जो बेड बा है ना, ये जो पेशेंट था, ठीक है ना, इसको हमने 30 डिग्री एलिवेट करना है, ठीक है ना, ताकि एडिमा वगैरह भी कम हो, ठीक है ना, और हेडेक थोड़ा कम हो, या इजीली ब्रीथ भी कर सके पेशेंट। ये बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिसमें हम 30 डिग्री बेड को एलिवेट करते हैं हेड वाले साइड से। कीप द हेड मिड लाइन, पेशेंट का हेड एकदम बॉडी के मिड लाइन रखना होना चाहिए, ठीक है ना। नेक फ्लेक्शन वगैरह दूर है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेक में पेन हो रहा है और नेक में स्ट्रेन हो रहा है, तो इसको नेक फ्लेक्शन हमें अवॉइड करना है, ताकि और स्ट्रेन ना पड़े और प्रॉब्लम ना, मतलब कि सीरियस कंडीशन और ना हो जाए। फिर सीजर्स आ रहा है, सीजर्स आ रहा है तो उसके साइड रेल्स को रेज करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो फॉल ना हो बेड से, और उसमें पैड लगा देंगे ताकि उसको कुशन प्रोवाइड करे और हार्म ना करे साइड रेल्स, ठीक है ना। इसमें दो चीजें करेंगे, साइड रेल्स को हमने क्या करना है, साइड साइड रेल्स को हमने राइज करना है, प्लस पैड लगाना है, ठीक है ना, ताकि हम इंजरी से बचा सकते हैं पेशेंट को। दूसरा है कि उसको फीवर आ रहा है, तो रेगुलरली हमने क्या करना है, टेम्परेचर को चेक करते रहना है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट चीज करते रहना है।
फिर एंटीपायरेटिक्स हमें देना है, फीवर आ रहा है। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है और रिस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि उसको सेरिब्रल एडिमा हो रहा है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस रहा तो उसको एनजी नेजो गैस्ट्रिक नेजो नेजो मतलब नाक से, नेजो गैस्ट्रिक नाक से एक पाइप डालते हैं कहाँ, पेट में, उस और उस पाइप के थ्रू हम खाना खिलाते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। इसके लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले कभी किसी सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गया, खत्म।